प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हमने सहायक आचार्य परीक्षा का जो 17 मार्च को हिंदी का पेपर लगा था उसका द्वितीय हल प्रश्न पत्र हल किया था। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के जो शुरुआत के 1 से 75 के प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये जो उत्तरमाला है वो प्रामाणिक पुस्तकों से तैयार की गई है। चूँकि विद्वान साथियों के द्वारा पहले भी उत्तर तालिकाएँ हैं वो उपलब्ध करवा दी गई हैं, तो मेरा यही प्रयास है कि आपको प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उनसे उत्तरमाला है वो उपलब्ध करवाई जाए। मैं नरेंद्र यादव, सहायक आचार्य। शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसका पहला ही प्रश्न है, इसमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका पहला है, ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने जाते हैं, अविकसित वाच्य ध्वनि और विकसित तानेपर वाच्य ध्वनि। काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है। ध्वनि सिद्धांत में शब्द शक्तियों की प्रमुख भूमिका है। अविकसित वाच्य ध्वनि अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित होती है। तो इसका जो सही नहीं है ये पूछा है, तो सही जो है वो ये वाला, अविकसित का वाच्य ध्वनि अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित नहीं होती, ये लक्षणा पे होती है, तो इसका ये सही कथन है, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 2, चौपड़ी मांडी चौहटे अरद उरद बाजार उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। असंगत पूछा है कि इस पंक्ति के अनुसार कौन सा अर्थ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे चौपड़ पर गैरू से मांडना मंडा हुआ है, जीवन रूपी चौपड़ है, जगत का चौराहा है, चौराहे के ऊपर नीचे बाजार है, तो इससे जो है ये वाला अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यही असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 3 है, पचरंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती पंक्ति में संकेतित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अर्थ नहीं हो रहा। तो जैसे झिरमिट आ गया तो लुका छिपी का खेल, शरीर, सदगुरु और 5 तत्व, तो इसमें सदगुरु जो है ये इससे अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका उत्तर सदगुरु हो जाएगा। अगला है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इस बार जो ज़्यादातर प्रश्न आए हैं उसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक ही जो है वो असंगत है। ज़्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के आए हैं। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है। कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं अपितु प्रकृति की सृजना प्रक्रिया का अनुकरण करता है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, तो सही नहीं है पूछा है। तो आप इसमें जैसे ये पहले वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, अरस्तु के संबंध में अरस्तु का प्लेटो के में से भिन्न नहीं है, तो ये पहले भी आरपीसी परीक्षा में इसको लेक्चर में आ गया है, तो ये दोनों के तो मत ही हैं, अलग अलग हैं। जगत का अनुकरण मानता है और जगत जो अनुकरण उसके बाद में जो दूसरा अनुकरण है वो अरस्तु मानता है, यानी जो प्राकृतिक सृजन प्रक्रिया का है, तो ये जो है इसका अर्थ सही नहीं है। अगला है, छप्पे छंद विषय कौन सा कथन असंगत है? छप्पे इस बार जितने भी छंद के प्रश्न आए हैं वो ज़्यादातर जो है उनकी विशेषताओं से ही आए हैं, उदाहरण नहीं पूछे हैं। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं, अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। छप्पे की गणना अर्ध सम छंदों में की जाती है, तो ये तीनों विशेषताएं तो सही है, लेकिन अर्ध सम में नहीं की जाती क्योंकि ये 2 से मिल के बनता है, वो पहले दे भी दिया 4 चरणों में रोला होता है, तो यहाँ पे ये विषम में आ जाएगा, तो ये वाला असंगत है। अगला है, क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछा है। सहज अनुभूति को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यंजना माना है, बिल्कुल सही कथन है ये। कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो। वे सहज ज्ञान को संवेदनों से अलग मानते हैं। उनकी दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्रोचे का मानना है कि कला के उत्कृष्ट होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो, तो इसका ये असंगत हो जाएगा। अगला है, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास में काव्य सौंदर्य विषय दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प पूछा कि कौन सा विशेषता नहीं है। तो इस पंक्ति के अनुसार जहाँ तक मेरा मानना है इसका उत्तर जो है वो 1 नंबर होना चाहिए। कंधे से नीचे तक अंश अवलंबित है, तो कंधे तक नीचे का इसमें है
मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये उत्तर होना चाहिए, बाकी तो आरपीसी की उत्तरमाला ही मान्य होगी। तो इसका हो जाएगा कंधे से नीचे तक लटकते हुए बालों का वर्णन। अगला है आधे अधूरी के संदर्भ में असंगत वक्तव्य है, असंगत कथन निकालना है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र स्थितियां एवं मनस्थितियां आदर्शप्रद तथा विश्वसनीय हैं। इस नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। तो असंगत पूछ रहा है, तो इसमें जो तीसरे वाला है ये हो जाएगा। इसके पात्र स्थितियां एवं मनस्थितियां आदर्शप्रद और विश्वसनीय हैं। ये आदर्शप्रद नहीं आएगा इसमें, तो ये वाला कथन जो असंगत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखो, वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो किस आचार्य का कथन है? तो ये तो बिल्कुल पहले भी खूब बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आरपीसी में आ चुका है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विश्वनाथ। वाक्य आते विश्वनाथ हो जाता है, तो वाक्य रसात्मक है तो विश्वनाथ का ये कथन हो गया। प्रश्न संख्या 10, देरिदा के चिंतन का विरोधी कथन है। विखंडन एक निरंतर प्रक्रिया है। उनके अनुसार विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है। वे नए संदर्भों में मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या चाहते थे। वे वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो शुरुआती 3 हैं, देरिदा के ऊपर पूरा एक किताब आती है विखंडन की सिद्धांतिकी, सुदेश पचौरी जी की है। उसमें सारी विस्तृत चिंतन जो है वो दे रखा है, मार्क्सवाद के संबंध में देरिदा के विचार क्या हैं। तो इसमें देरिदा है वो वाक केंद्रित सत्यों को तो जो है वो स्वीकार करते हैं। ये वाला जो कथन है ये विरोधी कथन हो जाएगा, क्योंकि वो लेखन को जो है वो प्रमुख मानते हैं, वाक को बाद में महत्व देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जो विखंडन की सिद्धांत की किताब है सुदेश पचौरी जी की, उसमें ये दे रखा है। जास्यकृत पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस माह से माना गया है? तो ये कौन सा माह है? इसमें शुरुआती जो 12 मासा की है नागमती वियोग खंड की, वो आषाढ़ मास से होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, छंद में है तो इनकी विशेषताएं पूछ रहा है यहाँ पे। द्रुत विलंबित समृद्ध छंदों का एक भेद है, तो ये तो है। मंदाक्रांता समृद्ध छंद है। न गण, दो भयगण और रैगण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। मंदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति होती है। तो ये वाला जो कथन है ये यति वाला है, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 4 6 7 पे होती है। हालांकि 17 ही मात्रा होती है, लेकिन तो इसमें ये वाला जाएगा। 17 जो वर्ण है तो इसमें 5 5 7 पे नहीं होती, 4 6 और 7 पे होती है। तो ये वाला इसका सही रहेगा। अगला है, लोजाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछा है। इसमें भी लोजाइनस की जो काव्य सिद्धांत है कि वे उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष मानते हैं। तो 3 पक्ष मानते हैं। अरस्तु ने काव्य विषय को साधे माना था, लेकिन लोजाइनस इसे साधन मानते हैं। कल्पना को उन्होंने भाववित्री प्रतिभा की देन माना है। वे उदात्त विचारों के लिए कल्पना को आवश्यक मानते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो देखेंगे 4 नंबर कथन कि अरस्तु जो थे उन्होंने कल्पना और भावना दोनों को जो है बराबर स्वीकार किया है। अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक आती है राममूर्ति त्रिपाठी जी की, तो उसमें भी ये बात लिख रखी है कि अरस्तु जो है वो कल्पना और भावना दोनों को बराबर महत्व देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं मानता हूँ इसका तीसरा उत्तर जो है वो सही रहेगा। कल्पना को उन्होंने भाववित्री प्रतिभा की देन माना है। अगला प्रश्न है, कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे कवि के लिए दार्शनिक होना भी आवश्यक मानते हैं। कोलरिज कवि के लिए प्रतिभा संपन्न होना अनिवार्य मानते हैं। वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं। कोलरिज काव्य नियमों के बंधनों का विरोध करते रहे हैं। तो इनमें जो तीसरे वाला जो विकल्प है ये जो है वो सही नहीं है कि वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प चुनिए। निजवाचक आप का प्रयोग तीनों पुरुष में होता है। निजवाचक आप, पुरुषवाचक आप आदर्शसूचक से भिन्न है। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है।
पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप नित्य बहुवचन में आता है, तो जहाँ तक मेरा मानना है इसका उत्तर 3 होना चाहिए। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, ये वाला गलत विकल्प है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग है। अमानक पूछा है कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो निकला है, जो एक पुस्तिका उन्होंने छाप रखी है, तो उसका जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण की संबंधित है, साइट पे भी है, पड़ी है वो। तो उसमें आप देखेंगे तो इन चीज़ों में कि कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाने चाहिए। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाने चाहिए। सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही तक आदि निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाना चाहिए। सर्वनामों के साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों को मिलाकर लिखा जाना चाहिए। तो ये वाला नियम जो है उसमें अमानक है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के लिखा जाना चाहिए। अगला है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। इस उलटमासी में गाई, कबीरदासी वाला जो गाई शब्द का अर्थ है यहाँ पे इंद्रियों के से लिया गया है, तो यहाँ पे जाएगा इंद्रिय। अगला है साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। असंगत पूछा है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अभिनवगुप्त ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन व धर्म का होता है। अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण के 2 स्तर हैं, विभावादि के साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण और क्या सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के लिए भट्टनाई के अनुसार साधारणीकरण आवश्यक है। तो इसमें जो पहले वाला है साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अभिनवगुप्त ने नहीं किया था, तो ये वाला जो है ऑप्शन ये हो जाएगा असंगत। अब जो बाकी 3 कथन है, तो अपने को अगर आप आगे भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को इन तीनों की जानकारी भी जो है रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जो कथन बनते हैं वो इन्हीं में से जो है कई बार उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, तो अपने बाकी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है पद्मावती समय के विषय में असंगत है। इसमें तोता दौत्य क्रम करता है। हजार प्रसाद द्विवेदी इसे रासों में प्रक्षिप्त मानते हैं। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर है, इसमें नक्षिक वर्णन है। तो इसका जो ये वाला जो 3 नंबर का विकल्प है ये असंगत है, क्योंकि पद्मावती के पिता का नाम जो है वो समुद्र शिखर नहीं है, ये तो दुर्ग का नाम है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। अगला है हम तो कान्हे केली की भूखी, सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की ऊधो, यह व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेमे पठन पढ़ायो। रेखांकित व्रत क्या है, तो यह व्रत पठायो कौन सा व्रत, प्रेम का पाठ, इसका सीधा अर्थ निकल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा प्रेम का पाठ। अगला है कौन सा विवरण सही नहीं है। ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां हैं, तो ग्रियर्सन ने 8 बोलियां मानी है। सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं मानते हैं। ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी माना है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को ही जो है वो हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, ये विवरण जो है वो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 22 एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रहने सका फिर मौन। इन पंक्तियों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प है। तो इसमें जो ये कथन दे रखा है कि त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है इसमें, तो विशेषण विपर्यय, आश्चर्यचकित होना, शरीर में बिजली सी दौड़ जाना, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन, तो ये वाला नहीं है क्योंकि मनुष्य लिया है, तो इसमें इनका वर्णन नहीं है, तो इनका जो है ये व्याख्या जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। अगला है राजस्थानी के संदर्भ में असंगत है। असंगत पूछ रहा है ब्रज की झुकी हुई राजस्थानी डिंगल कही जाती है। लय और लय 2 पृथक ध्वनियां हैं। श का प्रयोग राजस्थान में प्राय ख के लिए होता है। ड और ढ अर्थवेदक ध्वनियां हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 नंबर का जो सीधी पकड़ जो है पता चल जाता है कि ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगल नहीं की जाएगी, तो ये वाला जो है वो असंगत है। प्रश्न संख्या 24 भक्ति भगायो लोगु कहकर तुलसीदास ने लोगों को भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बतलाया है।
गोरखनाथ की योग साधना, वर्ण धर्म का नाश, विषय वासनाओं की प्रबल इच्छा, ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का त्याग। तो ये जो कविता वाली पंक्ति है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोरखनाथ की योग साधना पूरा कथन है, तो इसमें ये आ जाएगा क्या कारण बताया है। प्रश्न संख्या 25 देखो, सरस्वती कंठाभरण भोज रचनाएं हैं, उनके जो रचना करता है उनके नाम लिख रखे हैं। काव्यालंकार सूत्रवर्ती दंडी, काव्यालंकार रुद्रट, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट। तो यहाँ पे जो काव्यालंकार सूत्रवर्ती है वो दंडी की नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वामन की है, तो ये वाला हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प है। करुणा मूल भाव है, इससे भय उत्पन्न होता है, सही पूछ रहा है। भय मूल भाव है, जिससे करुणा उद्भुत होती है। करुणा तथा भय दोनों मूल भाव हैं, जहाँ भय का संचार नहीं होता वहाँ करुणा अवश्य उत्पन्न होती है। तो सही विकल्प पूछ रहा है, तो इसमें ये वाला करुणा और भय दो है, दोनों मूल भाव है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन है। असंगत पूछ रहा है यहाँ पे। रूप ही सौंदर्य का आधार है, कल्पना सौंदर्य का अनिवार्य तत्व है, अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है लेकिन कला बाह्य प्रक्रिया है, कला सहजानुभूति और अभिव्यंजना परस्पर पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आप जो तीसरे वाला ऑप्शन देख रहे हैं विकल्प, ये वाला असंगत है। प्रश्न संख्या 28, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता। अंधेरे में कविता की उक्त पंक्तियों में मुक्ति बोध किसके बारे में कहते हैं। तो अंधेरे कविता में ये जो कथन है ये तिलक के लिए आया है, तो इसका उत्तर तिलक हो जाएगा। काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, भामय, काव्य मीमांसा, मम्मट, काव्य प्रकाश, दंडी, काव्यादर्श। तो यहाँ पे आप ये वाला देखेंगे, काव्य मीमांसा जो है वो भामय का नहीं है, राजशेखर का है, तो ये वाला ही जो है वो असंगत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है। त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं, बिल्कुल अरस्तु ने माना है। वे त्रासदी के न्याय के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात कहते हैं। त्रास और करुणा के भावों को पहले उद्बुद्ध तथा बाद में इनका विरेचन कर मानव मन का परिष्कार करना त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। वे त्रासदी और महाकाव्य दोनों की ही श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। तो देखो, इनका जो त्रासदी और महाकाव्य के संबंध में जो प्रभाव है वो आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की राममूर्ति त्रिपाठी में मैंने पढ़ा था, तो उसमें दे रखा है कि महाकाव्य और त्रासदी का जो प्रयोजन और प्रभाव है वो समान रूप से होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें ये जो दूसरे वाला है कि त्रासदी के न्याय के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात कहते हैं, तो ये वाला जो है वो, क्योंकि उसमें कुछ दोष भी होने चाहिए, तो ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। अगला है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। असंगत पूछ रहा है। यह सिद्धांत समाजवादी यथार्थ प्रबल देता है और साहित्य को स्वदेश्य मानता है। कला के लिए सिद्धांत का मार्क्सवादी साहित्य में महत्व नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक सर्वप्रथम कृति के विषय को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाते हैं। मानवतावाद और लोक मंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है। तो असंगत पूछ रहा है, तो बिल्कुल लोक के लिए है, जुड़ा हुआ है, तो कोई संबंध कैसे नहीं है, तो ये वाला असंगत हो जाएगा कि मानवतावाद और लोक मंगल की भावना से साहित्य का कोई संबंध नहीं है। अगला है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। समाजवादी यथार्थ को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सहायक होना चाहिए। मार्क्सवादी चिंतक सामाजिक अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्व देते हैं। मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्गयुक्त समाज की स्थापना माना गया है। मार्क्सवाद कला और साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो तीसरे वाला कथन है कि मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्गयुक्त समाज की स्थापना जो है वो ये नहीं मानी गई है, तो ये वाला कथन जो है वो असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उलाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन है। दोषपूर्ण पूछ रहा है यहाँ पे। यह मात्रिक छंद है। इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा छप्पे जैसे छंदों में किया जाता है।
इसके सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं। उलाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे तीसरे वाला है कि सम चरणों में 13 विषम चरणों में 15, तो थोड़ा सा सावधानी से ये प्रश्न आपको पढ़ना था कि उलाला के प्रत्येक चरण में जो है वो 28 मात्राएं नहीं होती, क्योंकि ऊपर लिख भी दिया सम चरणों में 13 और विषम चरण में 15, तो प्रत्येक चरण में नहीं होंगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो कथन जो है वो दोषपूर्ण हो जाएगा। अगला है वर्ण सगाई के संबंध में असंगत है। श्रृंगार रस की रचना में यह अलंकार अनिवार्यतः होता है। वर्ण सगाई शब्दालंकार है। चारणी काव्य में छंद का प्रयोग अधिक हुआ है। इसमें चारणों के प्रथम और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण प्राय समान होते हैं। तो यहाँ जो विशेषताएं आप 1 नंबर देख रहे हो कि श्रृंगार रस की रचना में अनिवार्यतः होता है, ये वाला जो है वो असंगत है, क्योंकि वीर में भी होता है, तो ये वाला असंगत हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। सामीप्य, निकट्य, घबराहट और दूरी, तो ये समीप से हो गया है, निकट से हो गई। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, तो घबराना से घबराहट, तो ये वाला हो गया। अगला देखो, रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है। अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के अंतःकरण में वासना रूप में स्थायी भाव होते हैं। आलम्बन के अंतःकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत परिगणित हो जाती हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव क्षण स्थायी होते हैं। तो इसमें आप ये दूसरे वाला देखेंगे कि आलम्बन के अंतःकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो ये वाला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें आश्रय आएगा, तो यहाँ आलम्बन लिख दिया शुरुआत में, ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। अगला है काव्यम यशस्य अर्थकृते उपदेश युजे। काव्य का प्रयोजन है यश और धन लाभ, व्यवहारिक ज्ञान एवं मंगल का विनाश, आनंद प्राप्ति और कांता समेत उपदेश। तो काव्य प्रयोजन विषय को उपयुक्त कथन किस आचार्य का है, तो ये कथन जो है वो मम्मट का है। अगला प्रश्न है इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अनाचार, एकाएक, भरपेट, प्रतिदिन, तो यहाँ पे अनाचार में देखेंगे तो ये तो तत्पुरुष आ गया, तो ये वाला जो है वो नहीं है इसका। अगला प्रश्न है परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य भाषा में निम्नलिखित में से किस समूह को शामिल नहीं किया पूछ रहे। तो बांगरू बुंदेली, पंजाबी गुजराती, राजस्थानी ब्रज, खड़ी बोली पूर्वी, इसमें विकल्प नंबर 1 आएगा। इनको जो है वो शामिल नहीं किया। अगला प्रश्न है किसी रचना या पाठ की उन चीज़ों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था, और सिद्ध कर देना कि कोई पाठ जो कुछ कहता है वही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया है। उक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है, तो ये पाठ का जो कई अर्थ हो सकते हैं टेक्स्ट में, तो यहाँ पे विखंडनवाद जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस तन का दीवा करो माती मेलू जीव, लोही सींचो तेल जीव, कब मुख देखो पीव। उपयुक्त साखी के संदर्भ में उपयुक्त कथन है, नेत्र रोग का वर्णन है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है, जीभ में छाले पड़ने का वर्णन है। तो यहाँ पे ये फारसी शैली है, लोही सींचो तेल जीव, तो यहाँ पे फारसी शैली है। इस प्रकार के भारतीय साहित्य में नहीं आते हैं, तो लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है, ये वाला कथन जो है वो सही हो जाएगा। यही माह उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू, नैन चुवही जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। जासीकृत उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों का निहितार्थ नहीं है, जो रेखांकित किए हुए हैं महवट, सर और चीरू, तो इसमें घाव भी है। यहाँ पे सही ऑप्शन है वो आएगा सरोवर। अगला है आधे अधूरे के पात्रों के संबंध में गलत तथ्य है। बड़ी लड़की भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, गलत पूछ रहा है। लड़का चेहरे और हंसी से झलकती खास तरह की कड़वाहट, स्त्री वेशभूषा साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण और चेहरे पर यौवन की चमक, काले सूट वाला आदमी पुरुष चार की भूमिका में जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट के लिए हुए, तो यहाँ पे ये वाला जाएगा। काले सूट वाला आदमी पुरुष चार की भूमिका में नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा।
अगला है, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना गया है? तो पैशाची, अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी। तो ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से है। अगला है, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? राजस्थानी भाषा का विकास जो है वो पैशाची, खस, शोरसेनी, ब्राचट। तो यहाँ पे शोरसेनी से आ जाएगा। अगला है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के जो प्रमुख आधार हैं, पूंजीवाद और सामंतवाद, संरचनावाद, विखंडनवाद, कलावाद और परार्थवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो यहाँ पे ये जो है 4 नंबर का विकल्प सही रहेगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछ रहा है। कोलरिज कल्पना के 2 प्रमुख भेद मानते हैं, आद्य कल्पना और विशिष्ट कल्पना। यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है तो मनुष्य का जगत भी ईश्वर का ही प्रत्यक्षीकरण है। विशिष्ट कल्पना कलाकारों में पाई जाती है, जनसाधारण में नहीं। ये भी कथन सही है। कलाकार अपनी भावना के अनुसार प्रकृति का पुनः सृजन करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है। अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आने वाला विशेषण उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता है। सही कथन है। सभी विशेषण शब्द विकारी हैं। विशेषण शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं मानता हूँ इसका उत्तर जो है 2 नंबर रहेगा, सभी विशेषण शब्द विकारी हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, दिन भर सोना अच्छा नहीं है, मौन घर तक गया, बच्चे बहुधा हठी होते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर जो है इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है, लग्यो सुमनु हवे है, सपलू आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपने सींची सूर देता भारी। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में श्लेष अलंकार नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं। तो आप इसमें बिहारी रत्नाकर की पुस्तक में देखेंगे तो जो व्याख्या दे रखी है उसमें चारों ही शब्दों के जो है वो 2-2 अर्थ बता रखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा संदेह है। अब आरपीसी क्या मानती है वही उत्तर मान्य होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर शब्दों में अगर लिखें तो देखो सुहृदेता है, यहाँ सुहृदय है। तो अगर अब वो तो आरपीसी के ऊपर ही माना जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये डिलीट होना चाहिए। ये अपने यहाँ ये मान लेते हैं, बाकी आरपीसी की जो की आएगी तभी पता चलेगा। अगला प्रश्न है, पूछती है वह कौन? मुक्तिबोध रचित अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार उपयुक्त प्रश्न कौन पूछता है? अज्ञात आशंका, हृदय की धक धक, घर का सुनापन, अनजान आकृति। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो है विकल्प ये सही रहेगा। ये इनके लिए आया, पूछती है वह कौन, हृदय की धक धक। गजल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चंपा और चमेली की शादी हो चुकी थी, गदल के पति का नाम गुन्ना था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, निहाल गदल का इकलौता बेटा था, निहाल की 2 बहनें भी थी, चंपा और चमेली। तो यहाँ पे जो है वो निहाल गदल का इकलौता बेटा नहीं था। तो ये वाला कथन जो है वो सही नहीं हो जाएगा। लोजाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन है। असंगत पूछ रहा है यहाँ पे। कलागत उदात्त तत्वों को वे 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। इसके बहिरंग तत्व कलागत माने गए हैं। अलंकार योजना के अंतर्गत उन्हीं अलंकारों को विवेचन अपेक्षित है जो शैली को उत्कर्ष प्रदान करे। उदात्त के अंतरंग तत्व जो है वो जन्मजात माने गए। तो यहाँ पे आप देख रहेंगे तो 2 नंबर है कि इसके बहिरंग तत्व कलागत माने गए हैं। तो ये जो कलागत यानी बहिरंग तत्व हैं, तो बहिरंग तत्वों को लोजाइनस 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे लिख दिया 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो यही कथन असंगत हो जाएगा। अलंकार, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय विधान। तो यहाँ पे 4 वर्ग नहीं 3 ही वर्ग हैं, तो असंगत है। तो ये वाला असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। विशिष्ट सत्य को प्लेटो विश्व जननी सत्य की छाया मात्र मानते हैं। वे सामान्य सत्य को ही सच्चा सत्य मानते हैं। प्लेटो प्रत्यय को ही परम सत्य मानते हैं। उसके अनुसार सत्य वह है जिससे व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे। तो यहाँ पे समाज का आर्थिक स्तर नहीं, नैतिक स्तर। तो ये वाला कथन सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को भी इस बार की नवीन जो आजकल प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें इसी प्रकार से प्रश्न को भी अपने को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए कि कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उस पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो तभी भावना अलंकार होता है। तो यहाँ पे एक नंबर जो देख रहे हैं कि जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ संदेह नहीं होगा, भ्रांतिमान होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कफन कहानी के विषय में गलत कथन है। कहानी में भूत चुका अलाव पारिवारिक सद्भाव और उष्मा के चुक जाने की ओर इशारा करता है। कहानी में घीसू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती है। कहानी घीसू और माधव की मारक गरीबी का चित्रण करती है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है इसका विकल्प जो है वो 4 नंबर सही रहना चाहिए। बाकी तो आरपीसी देखो क्या मानती है, जहाँ मेरा जो विचार है इसका ये उत्तर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछ रहा है यहाँ पे। कवि जिन उपादानों से समन्वित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उसे काव्य हेतु कहते हैं। भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। मुख्यतः काव्य के 3 प्रमुख हेतु माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं, सहजा और जन्मजात। जन्मजात नहीं आएगा तो इसमें यही हो जाएगा, 2 भेद तो है लेकिन ये वाला जन्मजात नहीं है, उत्पाद्य है, तो ये वाला असंगत हो जाएगा। अगला है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजे समर। तो 2 स्फुरन व्याख्या है। इस पंक्ति को देख करके ही जो है वो व्याख्या करनी है कि युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन, भयावह रात्रि का आरंभ हो गया, युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा। जहाँ तक मेरा विचार है इसमें जो 4 नंबर का विकल्प है वो होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बात जो है इन पंक्तियों में नहीं दिख रही कि भाई राम का पक्ष जो है वो निर्बल रहा। अगला प्रश्न है, रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है। इस कहानी में कुंठा और घुटन का चित्रण है। कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है। कहानी में स्त्री को असहाय बनाने वाले संदर्भ हैं। घर परिवार के दायरे से आगे व्यापक धरातल पर मानवीय मूल्यों की पक्षधरता कहानी में है। तो उल्लासपूर्ण वातावरण में नहीं है, तो ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है। यहाँ पर असंगत पूछ रहा है कि काव्य भी अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है। कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसी वे थी या हैं। कवि अनुकरता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे नंबर का जो है, अनुकार्य केवल वे वस्तुएं जैसी वे थी या हैं या होनी चाहिए, तो ये वाला असंगत हो जाएगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ये वाला। अगला है, लोजाइनस के लोजाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है? यानी 3 कथन सही है, एक असंगत है, वो देखते हैं। वे कवि के अध्ययन और अभ्यास पर भी बल देते थे। वे साहित्य का संबंध तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते थे। वे विचार तत्व और पद विन्यास को परस्पर संबद्ध मानते थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं धारणाओं का विश्लेषण किया। तो जहाँ तक मेरा मानना है इसका उत्तर 2 होना चाहिए, क्योंकि विचार तत्व और पद विन्यास को तो वो संबंधित मानते थे कि दोनों में जो है गरिमामयी भाषा जो होगी वो साधारण शब्दावली में व्यक्त नहीं हो सकती। तो मेरा जहाँ तक मानना है इसका उत्तर 2 नंबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फिरी फिरी भुंजेसी तजिहू ने बारू का व्यंग्यार्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है। प्रेम दशा का घोर यंत्रणामय होना, भाड़ में चने का भुना जाना, प्रिय की विरहताप से चित्त का विवल होना, प्रेम जन्य संताप का अतिरेक। तो यहाँ पे ये वाला जो 2 नंबर का विकल्प है ये इससे नहीं निकल रहा, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। बिहारी का दोहा है। तो इनमें से उक्त दोहे में कौन किससे कह रहा है?
नायिका दूती से, नायिका अपनी सखी से, खंडिता नायिका नायक से, मुग्धा नायिका नायिका से। यहाँ पे जो बिहारी रत्नाकर है उसमें साफ लिख रखा है कि खंडिता नायिका जो है वो नायक से ये कथन कह रही है। अगला प्रश्न है, घनानंद जीवन मूल सुजान की, कोंदन्हु ने कहूँ दर से। इस पंक्ति की उपयुक्त व्याख्या करते हुए कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? 3 सही है, 1 गलत है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? श्लेष अलंकार तो है ही, प्रिय की झलक, सगुण का प्रयोग, जड़ीभूत होना। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें ये अर्थ निकलेगा जड़ीभूत होना, ये इससे जो है वो नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यासजन्य सहज वृत्ति माना है। लेखक द्वारा उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है यानी 4 वृत्तियां मानी है तो इसमें एक नहीं है। रोंगटे खड़े करना यही नहीं है, बाकी तो है पलकों का गिरना, केशों का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना और नाखूनों का बढ़ना, तो ये वाली जो है वो वृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। भोजपुरी को बिहारी भाषा के अंतर्गत माना गया है। मेवाड़ी दक्षिण राजस्थानी की बोली है। हाड़ौती पूर्वी मध्य राजस्थानी की बोली है। डिंगल को राजस्थान में बोले जाने वाली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप माना गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेवाड़ी जो है वो दक्षिण राजस्थानी की बोली नहीं है, हाड़ौती है, तो ये वाला हो जाएगा इसमें 2 नंबर का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता? तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जो मानक वर्णमाला जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा स्वीकृत की गई है उसमें 4 नंबर का जो है वो नहीं माना गया है, तो ये वाला क्योंकि स्वीकृत में माना गया है तो यही उत्तर होना चाहिए। अगला है, मीरा पदावली के गर्भ मगवा हरण पंक्ति में मगवा का अर्थ है। यहाँ पे मीरा पदावली जो शंभू सिंह मनोहर वाली है उसमें है कि तो इंद्र हो जाएगा, इसका मगवा का अर्थ क्या हो जाएगा? इंद्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राजस्व पद्मावती समय में समुद्र शिखर का उल्लेख किस रूप में आया है? ये पहले भी आया था, तो ये वाला जो है ये प्रश्न दुर्ग के रूप में पद्मावती समय में आया है। अगला प्रश्न है, आना तुम चौहान वर अरु कही यह संदेश, सांस शरीर ही जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। पद्मावती समय में यह कथन कौन किसके सामने कह रहा है? तो ये पद्मावती माता के सामने, पद्मावती तोते के सामने, पद्मावती पिता के सामने, पद्मावती पृथ्वीराज के सामने। तो यहाँ पे पद्मावती तोते के सामने जो है वो ये कथन कह रही है। अगला प्रश्न है, नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को अनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है? इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। सौंदर्य की नदी नर्मदा में मेकल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेकल जो है वो ये अमरकंटक के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है, दोष रहित गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य लक्षण से संबंधित उपयुक्त आशय वाला कथन किस आचार्य का है? तो ये वाला अपने को देखना है। तो इस बार मम्मट के कथन खूब आए हैं, ये जो है वो मम्मट का है। अगला प्रश्न है, विरेचन के संबंध में सही कथन है। यह त्रासदी का नित्यतम रूप है। मनुष्य हमेशा के लिए भावों से मुक्त हो जाता है। विरेचक राग मानव जीवन को कष्ट प्रदान करता है, इससे भावात्मक पुरस्कार होता है। तो इसमें सही उत्तर रहेगा, इससे भावात्मक पुरस्कार होता है। सही कथन ही पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? पूछ रहा है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रकरण वक्रता इसका एक अन्य भेद है। इस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। इसका एक भेद पद पूर्वार्ध वक्रता भी है जिसमें अलंकारों का विधान है। तो ये वाला नहीं आएगा, पहले भी आरपीसी परीक्षा में आया हुआ है ये कथन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है। प्रत्यय आप किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय और संधि का उल्लेखनीय योगदान है। उपसर्ग का प्रयोग प्रायः शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। सही नहीं है पूछ रहा है तो ये वाला आ जाएगा इसमें 1 नंबर का कि समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है। तो आज इतना ही करवाएंगे। 1 से 75 तक के प्रश्न जो आपको हल करवाएगी। अगर इसमें आपको कोई संदेह हो या आपके पास प्रमाण हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।